ओके बेटा, तो अब हम ट्रांसफार्मर डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर्स का काम है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना। हर कॉलोनीज़ में ट्रांसफार्मर्स यूज़ होते हैं। तो ये एक एडवांटेज है एसी का डीसी पे। डायरेक्ट करंट जो होती है, जो बैटरी से ऑपरेट होती है, उसका एक ड्रॉबैक है कि उसके अंदर वोल्टेज को कम ज़्यादा करने की जो है हमारे पास में कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सके। ये एक डिसएडवांटेज है डायरेक्ट करंट का। ऑल्टरनेटिंग करंट का एक एडवांटेज है कि हम इसमें वोल्टेज को कम या ज़्यादा ट्रांसफार्मर के थ्रू कर सकते हैं। तो हमारी कॉलोनीज़ में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। डाउन मतलब वोल्टेज को डाउन करते हैं। स्टेप अप का मतलब जो वोल्टेज अप करे वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज डाउन करे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो वोल्टेज अप करते हैं वो करंट को डाउन करते हैं। हमेशा रिवर्स चलता है। जो भी ट्रांसफार्मर्स वोल्टेज को अप करेंगे वो करंट को डाउन करेंगे, और जो वोल्टेज को डाउन करेंगे उसमें करंट ज़्यादा हो जाएगी। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है पावर प्लांट्स में, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट है, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, चाहे विंड प्लांट है, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, जो वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई करके हमारे ट्रांसमिशन के लिए यूज़ में आते हैं। बिकॉज उनका पर्पज़ है कि ट्रांसमिशन के थ्रू जब वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो रही है, एक सिटी से दूसरी सिटी जा रही है, तो ट्रांसमिशन के थ्रू जो है करंट मतलब पावर का लॉस नहीं होना चाहिए, एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे ट्रांसमिशन में पावर या एनर्जी लॉस नहीं करना, मुझे मेरे घरों के अंदर यूज़ करनी है वो ट्रांसमिशन। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे घरों में यूज़ हो, उसके लिए हम क्या करते हैं। आपको पता है जो ओवरहेड केबल्स हैं वो काफ़ी पतली होती हैं, पतले वायर हैं, थिन वायर हैं। उसका रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं ज़्यादा थिक वायर यूज़ करूँगा तो वज़न उनका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो ओवरहेड केबल्स हैं, अपने वज़न से वो झुक सकती हैं, टूट सकती हैं। तो रेजिस्टेंस तो हमें कम करना ही करना है। रेजिस्टेंस तो हमें कम करना ही करना है, क्योंकि थिन वायर का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कम। क्रॉस सेक्शन एरिया कम का मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो पतले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। इसका मतलब जो ट्रांसमिशन के अंदर तार यूज़ हो रही है, वायर यूज़ हो रही है, उनका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हमने क्या किया, वोल्टेज को अप किया, पावर स्टेशन पे वोल्टेज को अप किया और ट्रांसमिट कर दिया। तो वोल्टेज अप होने के साथ साथ करंट कम हो गया। पावर का लॉस रास्ते में मुझे निकालना है, मैंने फार्मूला लगाया I²R। अब करंट की मैं बात करूं तो वोल्टेज ज़्यादा आ रही है, 33,000 वोल्ट, 22,000 वोल्टेज हमारे पावर स्टेशन से सिटीज़ में सप्लाई हो रही है। वोल्टेज ज़्यादा है मतलब करंट कम है। करंट कम है तो करंट का स्क्वायर भी कम है, इसका स्क्वायर कम है तो पावर, रास्ते में पावर का लॉस कम है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो पावर का कंजप्शन है वो आपके घरों में हो, ट्रांसमिशन के थ्रू नहीं हो। इसलिए वोल्टेज को अप करके बेचती है, मतलब करंट को कम करके बेचती है। अब ये आपके घरों के अंदर सप्लाई आ रही है, ये एसी सोर्स है, मतलब जहाँ पर करंट बन रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ये इसमें प्राइमरी कॉइल होती है। कॉइल का मतलब आपके पास एक बेस है, मतलब लेमिनेटेड कोर, आयरन की पतली पतली शीट्स हैं जिसका बेस बनाते हैं हम, जिस पे हम कॉइल को वाउंड कर सकते हैं। बेस बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर वोल्टेज डेवलप होगा। अब देखिए ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है, यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल है जिसको मैंने लोड रजिस्टर से कनेक्ट कर रखा है। ये लोड रजिस्टर है। लोड का मतलब जहाँ लोड लेना है, तो मुझे घरों में लोड लेना है तो ये घरों के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उसको मैंने लोड रजिस्टेंस से शो कर दिया। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स मैंने अभी फिलहाल 3 रखे हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स मैंने 4 रखे हैं। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं उतना वोल्टेज कम हो जाता है। तो ये मैंने अभी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का फिगर बनाया है। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स जितने टाइम कम हो जाएगा, वोल्टेज भी उतने टाइम कम हो जाएगा। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। इसे हम एक बार देखेंगे कि ऐसे क्यों होता है। देखिए ये ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, एसी सोर्स। एसी सोर्स का मतलब बार बार करंट की डायरेक्शन इसके अंदर चेंज हो रही है, कभी डाउनवर्ड्स है, कभी अपवर्ड्स है,
और जो वैल्यू है वो भी कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूसली करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी कॉइल के अंदर करंट अगर चेंज होती है तो उसका फ्लक्स चेंज होता है, क्योंकि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और करंट की वैल्यू इसमें लगातार चेंज हो रही है, इसका मतलब इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जिस भी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है उसके दोनों टर्न्स के बीच में वोल्टेज डेवलप होता है, उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो अगर मुझे प्राइमरी कॉइल के दोनों टर्न्स, एक टर्न में मतलब इस कॉइल के दोनों एंड्स के बीच में अगर वोल्टेज फाइंड करना है, एक एंड मैंने ये मान लिया ए, दूसरा एंड मैंने मान लिया बी, इसके बीच में अगर मुझे वोल्टेज फाइंड करना है तो मैंने फार्मूला लगाया प्राइमरी कॉइल के दोनों टर्न्स के दोनों एंड्स के बीच का वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टोटल फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय dt। फ्लक्स का मतलब आपको पता है, फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब करंट इसमें फ्लो हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ, फील्ड लाइंस जनरेट हुई, जितनी फील्ड लाइंस यहाँ पर जनरेट हुई पहले टर्न से, उतनी फील्ड लाइंस सेकंड में से जाएंगी, उतनी थर्ड से जाएंगी। और ये हमारे पास लैमिनेटेड कोर है आयरन की। हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास थ्रू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रास्ते में, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और उसके रास्ते में आयरन का टुकड़ा रख दिया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का टुकड़ा रख दिया, तो ये फील्ड लाइंस ऐसे सीधी ना जाके इसमें से पास होना प्रीफर करेंगी। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमने इनको पाथ दे रखा है, ये लैमिनेटेड कोर में से होके सेकेंडरी के अंदर से जाएंगी। अब एक टन का मान लीजिए फ्लक्स, प्राइमरी कॉइल के एक टन का फ्लक्स फाई डैश है, तो फाई डैश ही इसका फ्लक्स हो गया, फाई डैश ही इसका फ्लक्स हो गया। अगर इसमें टोटल टर्न नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के अंदर NP हैं और एक का फ्लक्स फाई डैश है, तो टोटल जो फ्लक्स हो जाएगा एक का फाई डैश और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स NP, तो टोटल फ्लक्स हो गया NP फाई डैश। d/dt मैंने बाहर लगा दिया, तो EP की वैल्यू आ गई। EP का मतलब टोटल वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ सोलेनोइड या प्राइमरी कॉइल। तो EP की वैल्यू आ गई माइनस NP कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, ये कांस्टेंट है, बाहर ले लिया इसे, d/dt ऑफ फाई डैश। ये आपका प्राइमरी कॉइल के दोनों एंड्स के बीच का वोल्टेज आ गया। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा बहुत फ्लक्स लीक हो सकता है कि जितना फ्लक्स प्राइमरी के एक टर्न से पास हो रहा है उतना सेकेंडरी के एक टर्न से पास नहीं हो, फ्लक्स यहाँ से ऐसे पास हो जाए, इसमें से नहीं गया, थोड़ा बहुत फ्लक्स लीक हो सकता है, लेकिन हम उस कंडीशन को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं कि ये आइडियल ट्रांसफार्मर है और फ्लक्स लीक नहीं हो रहा है। अगर फ्लक्स लीक नहीं हो रहा है तो जितना फ्लक्स इसके एक टर्न से पास होगा उतना ही फ्लक्स यहाँ से पास होता हुआ, इस आयरन कोर से पास होता हुआ सेकेंडरी के एक टर्न से पास होगा, यहाँ से के एक टर्न से भी उतना ही फ्लक्स जाएगा। और जिसका फ्लक्स में चेंज होगा उसके दोनों एंड्स के बीच में अगेन वोल्टेज डेवलप होगा। तो अगर मुझे सेकेंडरी का टोटल वोल्टेज फाइंड करना है तो मैंने फार्मूला लगाया माइनस ऑफ डी फाई s/dt, ये लेंज लॉ है, माइनस d/dt ऑफ फाई s का मतलब टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो ES इज इक्वल टू माइनस d/dt। मान लेते हैं सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है NS और एक टन का फ्लक्स है फाई डैश। क्योंकि अगर फ्लक्स लीक नहीं हो रहा तो प्राइमरी कॉइल के एक टन का फ्लक्स फाई डैश है, तो सेकेंडरी के भी एक टन का फ्लक्स फाई डैश होगा। ES कोस टू माइनस NS को बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकते हैं, अंदर रह जाएगा d फाई डैश बाई dt। ये इक्वेशन नंबर 1 आपने कह दिया, इक्वेशन नंबर 2 आपने कह दिया, और 1 में 2 का डिवाइड कर दिया, इसमें इसका डिवाइड किया तो ये आ गया EP बाय ES, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का इज इक्वल टू माइनस NP d फाई डैश बाई dt डिवाइडेड बाय माइनस NS d फाई डैश बाई dt। तो d फाई डैश बाई dt, d फाई बाई डैश बाई dt कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ गई EP बाय ES इज इक्वल टू NP बाय NS। ये इक्वेशन हमें क्या कह रही है? ये इक्वेशन हमें कह रही है कि जो वोल्टेज है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, PPSS।
अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में बढ़ाओगे तो प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो ज़्यादा मिलेगा। अगर आप सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं तो सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू N, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना वोल्टेज। तो अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ तो यहाँ 5 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यहाँ 4 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स मैंने सेकेंडरी में कम कर दिए तो सेकेंडरी का वोल्टेज भी कम होगा। लेकिन ध्यान रखना, वोल्टेज कम होने के साथ साथ करंट इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पावर जो है, अभी हम पावर कंजप्शन का फॉर्मूला जब डिस्कस करेंगे तो इनपुट पावर को आउटपुट पावर के इक्वल करेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि जब भी वोल्टेज कम होता है करंट इंक्रीज हो जाता है। पॉज। तो बेटा देखिए, यहां तक हमने अचीव कर लिया था कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतनी वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए, इसका एक और फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एफिशिएंसी का, कि ये कितना % एफिशिएंट है। अगर परसेंटेज में मुझे निकालना है तो यहाँ 100% ले लेंगे और सिंपल केवल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आप मान लीजिए पावर दे रहे हैं 100 वॉट और आपको आउटपुट भी 100 वॉट मिल रहा है, इसका मतलब वो 100/100 1 एफिशिएंट हो गया। 1 से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता, वो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। पावर हम पढ़ चुके हैं, पावर का फार्मूला होता है V × I या I² R या V²/R। तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं V × I वाला फार्मूला। तो आउटपुट कहाँ पे मिल रहा है? सेकेंडरी सर्किट। ये वाला जो सेकेंडरी कॉइल है, इस पे जो वोल्टेज मिल रहा है, इस पे जो पावर मिल रही है, वो हमारा आउटपुट है। तो V × I मतलब ES × IS, सेकेंडरी के लिए S सिंबल यूज़ किया है, तो सेकेंडरी का वोल्टेज इंटू सेकेंडरी की करंट हमारा आउटपुट पावर हो गया। इनपुट मतलब प्राइमरी EP IP, इसका रेशियो एफिशिएंट होता है। अगर आइडियल आपके पास ट्रांसफार्मर है तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए एफिशिएंसी 1 होती है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, तो ES IS/EP IP = 1 आ गया। अगर आइडियल नहीं है, कोई भी ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं होता, तो यहाँ मैं 95% लिखूंगा या 97%, जो भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में आप उस हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पर 0.1 की बजाय 0.97 या कुछ भी आ सकता है। उस केस में आपका जो बनेगा वो बनेगा ES IS = यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी EP IP। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या आएगा? ES IS = EP IP आ जाएगा, ये आएगा। और EP/ES, ES को नीचे ले आए, IS/IP, तो EP/ES हमारा IS/IP के इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये हमने पहले बनानी है। दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं, इसको मैंने इक्वेशन A बोल दिया, इसको B बोल दिया, दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास रिजल्टेंट आ गया EP/ES = NP/NS = IS/IP। ये हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन आ गई। PPS करंट के केस में S है, तो मैंने आपको बोला था ना कि अगर वोल्टेज बढ़ती है तो करंट कम होगी, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगी और वोल्टेज डिक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। तो ये रिलेशन भी आपको फाइनली याद रखना है, जो वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट के बीच का रिलेशन है। आपको इसमें से कुछ भी वैल्यूज देके कुछ अनदर वैल्यूज पूछी जा सकती हैं। तो बेसिकली मैथमेटिक्स जो पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद वाला जो पोर्शन है पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से एनर्जी लॉस हैं और उनको कैसे कम किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर का जब भी क्वेश्चन आता है तो एक बड़ा क्वेश्चन बन के आता है, उसमें आपको प्रिंसिपल पूछेगा, तो प्रिंसिपल में आपको म्यूचुअल इंडक्शन लिखना है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब आपको वोल्टेज का फार्मूला लिख के समझाना है कि किस तरह से ये दोनों फार्मूले डेवलप हुए, मतलब यहाँ तक का प्रोसेस करना है। और उसके बाद रेस्ट ऑफ पोर्शन में आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से इसमें एनर्जी या पावर के लॉस हो सकते हैं और उन्हें कैसे रेमेडीज किया जा सकता है, उन्हें कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है। वो सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।